आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हम क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं। इस चैप्टर में अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ ये आती है कि 11th क्लास का जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो नहीं आता। सिर्फ इसी रीजन की वजह से इस चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम पहले 11th क्लास में जो जो चीजें हमने पढ़ी थी उनको एक बार रिकॉल करेंगे ताकि हमको अब भी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सभी चीजें हम यहाँ रिकॉल करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन इसके अंदर आती है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर मैं दो सेट ले लेती हूँ, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो सेट होता है, डोमेन सेट होता है, रेंज सेट होता है। तो एक सेट हम ले रहे हैं ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। एक सेट हमने लिया बी जिसमें एलिमेंट है 4, 5। हमने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट की मल्टीप्लिकेशन, कि कैसे हम दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हमने सीखा, जैसे 2 × 3 क्या होता है? 6 होता है। अब हम क्या सीख रहे हैं मैथ्स में? दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई करना। दो सेट की मल्टीप्लिकेशन को ही क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। सो हम क्या जानना चाहते हैं कि A क्रॉस B यानी कि दो सेट आपस में कैसे मल्टीप्लाई किए जाते हैं। सेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखो यहाँ जो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जो ये एक सेट है ये भी एक सेट है, तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो भी एक सेट होगा, यानी कि A क्रॉस B इज अ सेट। दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये क्या होगा? सबसे पहले तो दिस इज सेट, ये सेट होगा। एंड एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B आर ऑर्डर्ड पेयर and elements of A cross B are ordered pairs। और जो इस A cross B के एलिमेंट्स होंगे ना वो कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब बात ये कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। जो A, B और इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ हमारे पास जो इस तरह का A, B स्मॉल ब्रैकेट में, इसे हम पेयर ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसे क्या डिनोट करता है? देखो ये क्या डिनोट करता है कि ये एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है A और ये वाई एक्सिस की प्लेस को डिनोट करता है वाई एक्सिस। तो हम यहाँ A ले लो, ये हमारा B ले लो, तो यहाँ से और यहाँ से ये क्या था? ये ऑर्डर्ड पेयर A, B। ये चीजें हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? दो सेट की मल्टीप्लिकेशन होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B सेट होता है और इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर इस तरह के होते हैं। तो अब देखेंगे इसमें हम कैसे एलिमेंट्स आने वाले हैं। ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, तो हम कैसे लिखेंगे? ये इसको हम एक्स एक्सिस वाले प्लेस पे लिखेंगे और इसको हम वाई एक्सिस, यानी कि जो पहले A लिखा है उसको हम एक्स एक्सिस वाले प्लेस पे लिखते हैं उसके एलिमेंट को, और B के एलिमेंट को हम वाई एक्सिस वाले प्लेस पे लिखते हैं। ठीक है, तो A में हम क्या लिखेंगे? देखो 1 के साथ पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। 2 के साथ बनाएंगे 2, 4, 2, 5। 3 के साथ 3, 4, 3, 5। तो यहाँ हमने क्या किया? 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, तीनों के साथ हमने लिख दिए। तो ये हमने क्या किया है? A का B का मल्टीप्लिकेशन किया है। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अब हम बताना चाहते हैं कि रिलेशन क्या होता है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, दो सेट की मल्टीप्लिकेशन होते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई वो भी हमने सीख लिया। तो ये होता है। तो यहाँ पर एक और बात, रिलेशन बताने से पहले एक और बात बता देती हूँ कि A क्रॉस B जो होता है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होता, क्योंकि B क्रॉस A क्या होगा? इसमें B के एलिमेंट्स एक्स एक्सिस के प्लेस पे आएंगे और A के एलिमेंट्स वाई एक्सिस के प्लेस पे आएंगे। जो पहले होता है
वो एक्स एक्सिस की प्लेस पे आता है और जो बाद में होता है वो वाई एक्सिस के प्लेस पे आता है। तो बी कैसे हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, पहले लिखेंगे 4 1 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती क्योंकि 1 4 4 1 बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट्स। क्यों है डिफरेंट, इसको भी समझ लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4। अब 1 4 मतलब एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 4, तो ये एलिमेंट हुआ 1 4 और 4 1 यानी कि एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 1, तो ये एलिमेंट हुआ 4 1। तो बोथ आर डिफरेंट, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स सेम नहीं होते, इसलिए ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा किसके, बी क्रॉस ए के। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन। अब हम क्या कह सकते हैं रिलेशन के बारे में, कि रिलेशन क्या होता है, कोई भी सबसेट हो किसका, ए क्रॉस बी का। सबसेट हमें पता है कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा, एनी सबसेट, कोई भी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये रिलेशन है। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट लोगे देन दिस इज द रिलेशन ए टू बी, ए टू बी, दिस इज, ठीक है। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड relation and it is relation from A to B। अगर हम A क्रॉस B का सबसेट लेके रिलेशन कह रहे हैं तो वो रिलेशन कैसे है, A टू B। अगर मुझे B टू A रिलेशन लेनी है तो मुझे B क्रॉस A का सबसेट लेना पड़ेगा, ठीक है। ए टू बी रिलेशन में ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, यानी कि ए के एलिमेंट्स को मैं एक्स एक्सिस के प्लेस पे ले रही हूँ और बी के एलिमेंट को हम वाई एक्सिस के प्लेस पे ले रहे हैं। हमें ये भी पता है कि डोमेन हम इसकी कैसे निकालते हैं, जो एक्स एक्सिस वाले एलिमेंट्स होते हैं ये डोमेन में लिखे जाते हैं और जो वाई एक्सिस के प्लेस वाले एलिमेंट्स होते हैं वो इसके हम रेंज में, को डोमेन में लिखते हैं, हम इसके रेंज में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका डोमेन तो हो गया 1 2 और 3 और इसका रेंज हो गया 4 5 4 5। तो यहाँ हमने क्या सीखा, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, एनी सबसेट, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ। एग्जांपल्स क्या, एग्जांपल हमने ले लिए, हम रिलेशंस बना रहे हैं। देखो एग्जांपल हमने ले लिया 2 4 पहला, दूसरा हम ले लेते हैं 1 4 3 4, तीसरा हमने ले लिया 1 4 1 5 3 5। तो ये कोई भी, ये सारे के सारे रिलेशंस हैं। ये भी रिलेशन है, क्यों, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। ये हमने तीनों क्या ले लिए, रिलेशन के एग्जांपल्स ले लिए। अब ऐसे हम कितनी रिलेशंस बना सकते हैं भाई, मैंने 1 2 3, आप ऐसे खूब सारी रिलेशन बना सकते हो। तो कितनी रिलेशन हम बना सकते हैं। अब हम ए क्रॉस बी, इसके लिए हम जानना चाहते हैं कि कितनी रिलेशन बन सकती है ए टू बी। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, कि कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर mn। mn क्या है, 2 रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए मल्टीप्लाई कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, और कार्डिनलिटी ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी। तो यानी कि n ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, ठीक है। n ऑफ बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी। तो ये होगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n ऑफ ए, कितने एलिमेंट्स है इसमें 3, और n ऑफ बी कितने एलिमेंट्स है इसमें 2, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 6, यानी कि 64 रिलेशंस हम बना सकते हैं यहाँ से।
इससे ए क्रॉस बी से, इससे ए से ए टू बी हम कितनी रिलेशन बन सकती हैं? जो रिलेशन हम ए टू बी बना सकते हैं वो है 64। अब 64 रिलेशंस को लिखना, उनको देखना, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि 64 रिलेशंस को नहीं पढ़ेंगे, सारी रिलेशंस में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम कुछ स्पेसिफिक रिलेशन को पढ़ना चाहते हैं। तो पहले हम उन स्पेसिफिक रिलेशंस के बारे में जानते हैं कि वो क्या है रिलेशंस जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 3 रिलेशन अगर आपने समझ ली तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, कि किस तरह की रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। दूसरी चीज पहली चीज रिफ्लेक्सिव, दूसरी चीज हमारे पास आ जाएगी सिमेट्रिक, और तीसरा आएगा हमारे पास ट्रांजिटिव। तो यहाँ हम बेसिकली 3 तरह का रिलेशन पढ़ेंगे, कौन कौन सा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। तो पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। हम कौन कौन सी टाइप के रिलेशंस पढ़ेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, यूनिवर्सल, वॉइड या फिर नल रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। मैंने क्या किया, लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 बी एनी सेट, कोई भी एक सेट ले लिया। हमसे कहा जा रहा है रिलेशंस ऑन अ सेट ए, सिर्फ एक ही सेट गिवन है, रिलेशन ऑन अ सेट ए। इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैं लिख रही हूँ, क्या? रिलेशन ऑन अ सेट ए। रिलेशन ऑन अ सेट ए का मतलब होता है कि इस एक ही सेट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ और इसका कोई भी सबसेट ले लो, इसका कोई भी सबसेट ले लो, वो सबसेट रिलेशन होगा सेट ए पर। तो हमने क्या किया है, इस ए का ए से ही मल्टीप्लाई करके हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया, और ये हमने R1 R2 और ये R8 तक हमने क्या किया है, इसी के सबसेट्स ले लिए। तो ये सारे के सारे रिलेशन है ऑन अ सेट ए पर। अब हम जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा यूनिवर्सल रिलेशंस है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि यहाँ टोटल कितने रिलेशंस बन सकते थे, टोटल कितने रिलेशंस बन सकते थे। सेट ए पर नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, 1 मार्कर हो सकता है आपका नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल कितने रिलेशन बनेंगे इस सेट ए पर, ए टू ए सेट पर कितने रिलेशन बनेंगे? दिस इज 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, है ना, 2 टाइम्स, क्योंकि ए 2 टाइम्स आ रहा है ना। तो कितने एलिमेंट्स है? 3। तो 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 raised to power 9। 2 raised to power 9 हमारे पास क्या बनने वाले हैं यहाँ पर, रिलेशंस। अब हमें सारी की सारी रिलेशंस थोड़ी ना पढ़नी है, हमें तो कुछ स्पेसिफिक रिलेशन पढ़नी है। ठीक है, तो वो कौन कौन से रिलेशंस है जो हम पढ़ना चाहते हैं? ये जो हमारे पास 2 raised to power 9 रिलेशंस आए हैं, इनमें से हम कौन कौन से रिलेशन में इंटरेस्टेड है? सबसे पहला आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो चीजों को फिक्स करे, यानी कि 1 है, एक्स एक्सिस पे 1 है तो वाई एक्सिस पे भी 1 ही रहेगा, एक्स एक्सिस पे 2 है तो वाई एक्सिस पे भी 2 ही रहेगा, यानी कि डबलेट्स आए। इन शॉर्ट वो रिलेशन जिसमें आपको डबलेट्स नजर आ जाएं, वो रिलेशन कैसा होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। R1 में आपको 1 1, ठीक है, तो इट इज अ आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि यहाँ डबलेट्स आ गया। ये क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि ये क्या आ गया? डबलेट्स आ गया। R2 1 1 2 2 3 3, इट इज अगेन आइडेंटिटी रिलेशन, it is again identity relation. This is also reflexive relation. ये reflexive relation भी है, reflexive relation। तो अब हमने कैसे बताया कि ये reflexive relation है? रिफ्लेक्स का क्या होता है भाई? 1 की इमेज रिफ्लेक्स होके 1 ही आ रही है, 2 की इमेज रिफ्लेक्स होके 2 ही आ रही है, 3 की इमेज रिफ्लेक्स होके 3 आ रही है। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी हम क्या देखते हैं?
डबलेट्स देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी हमें क्या ही देखने होते हैं, डबलेट्स। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास कैसा है, ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। अब बात यहाँ ये आती है कि क्या मैं R1 को भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकती हूँ, क्या R1 भी रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें भी तो डबलेट्स आ रहे हैं, है ना। मैंने इसमें तो नहीं कहा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और हमने R2 में कह दिया कि वो रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्या देखना है मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए, ए के जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबके डबलेट्स मिलने चाहिए। ए के सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स अगर आपको मिल रहे हैं ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक ऐसा रिलेशन R इज इक्वल टू ए कोमा ए फॉर every A belongs to A is called reflexive relation. This is reflexive relation. यानी कि A के सभी एलिमेंट्स के अगर आपको डबलेट्स किसी भी रिलेशन में नजर आ जाएं, तो वो कैसा रिलेशन होगा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, इसके बाद एक और हम नेक्स्ट देखते हैं। रिफ्लेक्सिव हमें समझ आ गया, आइडेंटिटी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास देखो R3 में क्या है, 1,1 2,2 बोथ आर डबलेट्स, दोनों डबलेट्स हैं। लेकिन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3,3 नहीं है, 3 वाला डबलेट्स इसमें मिसिंग है। तो ये सिर्फ कौन सा रिलेशन है, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन है, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक भी डबलेट मिल जाता है, ठीक है, एक डबलेट मिल गया, अगर मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट ले लेती, सपोज करो मैं यहाँ पर ये कह देती कि 1,2, ये भी आ गया 1,2, नाउ दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन तब होता है जब उसमें सिर्फ डबलेट्स होते हैं। ये अब आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, दिस इज नॉट, क्योंकि इसमें एक तो डबलेट है लेकिन ये नहीं है ना, ये नहीं है। यहाँ तो 1 की इमेज 1 नहीं आ रही, यहाँ तो 1 की इमेज क्या आ रही है, यहाँ 1 की इमेज क्या आ रही है 2। दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, नॉट आइडेंटिटी। इसके अलावा हम एक और रिलेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे R6 देखते हैं, R6 में 1 एक डबलेट है, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 2 है। तो यहाँ मैंने देखा 1 का भी डबलेट है, 2 का भी डबलेट है और 3 का भी डबलेट है, और उसके अलावा कुछ और भी हैं। अब उसके अलावा क्योंकि कुछ और है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन तो है नहीं। आइडेंटिटी तो क्या करेगा, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 1 का इमेज 2 तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब दिस इज नॉट द आइडेंटिटी रिलेशन, बट इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, उसमें डबलेट्स आने चाहिए हर एक ए के लिए, उसके अलावा कुछ और आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि सभी ए के लिए, ए के सभी एलिमेंट्स के लिए उसमें डबलेट्स हैं या नहीं। अगर ए के सभी एलिमेंट्स के लिए उसमें डबलेट्स हैं तो वो रिफ्लेक्सिव है, चाहे उनके अलावा कुछ और उसमें हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि R6 में 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए डबलेट्स हैं, उसके अलावा 2 एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा है तो रहने दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में हमने क्या याद रखना है, रिफ्लेक्सिव में सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है कि ए के हर एक एलिमेंट्स के लिए डबलेट्स आपके पास रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए, उसके अलावा चाहे कुछ और है चाहे नहीं है। वो आइडेंटिटी रिलेशन से कैसा अलग है, आइडेंटिटी रिलेशन में तो अगर आपको डबलेट मिल जाए, चाहे वो एक ही डबलेट मिले, चाहे 2 मिले, चाहे तीनों मिल जाए, और उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अगर उसमें कुछ और है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्योंकि आइडेंटिटी वो होती है जो चीजों को फिक्स कर दे, यानी कि जहां इमेज फिक्स रहे, जहां 1 की इमेज 1 फिक्स रहे, 1 की इमेज अगर कुछ और आ रही है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ बेसिकली जो हमें क्वेश्चंस में चेक करना है, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जहां पूरे का पूरा ये जो सेट है ना A क्रॉस B, जिस रिलेशन में ये सारे एलिमेंट्स आ जाए, दैट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल
पूरा सब कुछ आ जाए, ये पूरे सारे एलिमेंट्स जिस भी रिलेशन में आ जाएंगे ना, दैट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो वो कौन सा रिलेशन है जहां ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे? तो मैंने कहा वो है हमारा रिलेशन नंबर 4, R4। इसको हमने क्या कहा कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। कैसे समझते हैं इसको? R4 इज द यूनिवर्सल रिलेशन। कैसे है ये यूनिवर्सल रिलेशन? इसमें क्या A, B, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं? जिनके डिफरेंस का जो मॉड है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। अब आप यहाँ कुछ भी ले लो, 1, 1 कितना है, सॉरी 1 - 1 है ना, 1 - 1 क्या आएगा? इक्वल टू 0। ठीक है, 1 - 2 कितना आएगा? 1 इक्वल टू 0। 1 - 1 1 - 2 मतलब -1 आएगा, लेकिन मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा तो वो 0 से बड़ा है। 1 - 3 -2 आएगा, मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ हमने क्या जानना चाह रहे हैं हम कि ये वाला जो कंडीशन है ना, जिस कंडीशन के बेस्ड पे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आ रहे हैं, इस कंडीशन को A क्रॉस A का हर एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हर एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ जाएगा और ये कैसा रिलेशन बन जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। ये वाला जो रिलेशन होता है A - B का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन फॉर एनी सेट। आप चाहे कोई भी सेट ले लो, ये हमेशा उसके लिए कैसा होगा? यूनिवर्सल रिलेशन होगा, क्योंकि 2 नंबर के डिफरेंस का अगर हम मॉड लेंगे तो वो हमेशा फॉर एवरी A एंड B के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन है? दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन फॉर एवरी सेट। तो यूनिवर्सल रिलेशन हमें समझ में आ गया, जहां मेरे A क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स उठ के आ जाए, दैट इज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वॉइड और नल रिलेशन। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी रिलेशन, मतलब उसमें एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, देन द रिलेशन इज कॉल्ड द वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जहां मैंने लिखा, देखो R5 हमने यहाँ पर लिखा है, R5 में A, B वेयर A - B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कि वो ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे जिनका डिफरेंस या तो 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो। तो इसमें ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है, डिफरेंस आएगा 0, डिफरेंस -1, यहाँ डिफरेंस है 2, यहाँ डिफरेंस है 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 0। 5 से बड़ा तो किसी भी एलिमेंट का डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब इसमें इनमें से कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये कैसा रहेगा? एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी को डिनोट किससे किया जाता है? 5 से डिनोट किया जाता है। दिस इज एम्प्टी रिलेशन। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया हमारे पास? नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन। दिस इज वॉइड रिलेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक क्या होती है? सिमेट्री होती है जैसा एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं बात करती हूँ, अभी हमने की बात, ये हमारे पास सिमेट्री है, नहीं ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। कोई भी फिगर अगर वाई एक्सिस के लेफ्ट में ऐसा है और राइट में भी सेम अगर इसके जैसा हो जाएगा, तो ये जो कर्व है, ये कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यानी कि ये मीनिंग होता है सिमेट्री का, ये आपको पता है। तो यहाँ पर हम सिमेट्रिक रिलेशन में कैसे इस चीज को अप्लाई करेंगे कि अगर किसी एलिमेंट का इमेज आ रहा है ना, 1 है, 1 का इमेज आ रहा है 2, और अगर 2 का इमेज भी 1 आ जाए, मतलब इमेजेस इनवर्स भी आ रहे हैं, इनवर्स इमेजेस भी आ रहे हैं, मतलब कैसे? जैसे यहाँ पर R6 रिलेशन को हम देखते हैं, यहाँ 1 का इमेज है 1, तो इसका इनवर्स 1 का इमेज 1, मतलब दोनों इमेजेस यहाँ पर है, डबलेट्स में इनवर्स वही होते हैं। ठीक है, 1 का इमेज है 2, तो 2 का इमेज 1, इसका इनवर्स होगा 2 का इमेज 1, 1 का इमेज 2, 2 का 1, मतलब इसका उल्टा भी यहाँ पर है। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का इनवर्स मतलब उसका उल्टा, जो एक्स एक्सिस वाला है वो वाई पे आ जाए और वाई एक्सिस वाला एक्स पे आ जाए, वो दोनों अगर प्रेजेंट है ना, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ 1 का 2, 2 का 1 प्रेजेंट है, 3 का 3, इसका उल्टा भी 3 का 3 होगा, 2 का 2, इसका उल्टा भी 2 का 2 होगा। तो ये जो रिलेशन है ना, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स आपको मिल जाएगा, इसी के अंदर प्रेजेंट है। 1 का 1 2 1 2 2 1 3 3 सारे प्रेजेंट है, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये रिलेशन
रिलेशन कैसा हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब अगर मैं बात करूं इनमें से किसी रिलेशन की, R2 यहाँ पर बात करो, देखो 1 का 1 तो ये तो सिमेट्री को फॉलो करेगा, लेकिन 1 का 2, यहाँ 2 का 1 नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2,1 लिख देती हूँ, क्या लिख देती है यहाँ पर 2,1, तो ये रिलेशन कैसा हो जाता, ये रिलेशन हो जाता सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन हो जाता सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सिमेट्रिक में हमें क्या देखना होता है, अगर A का इमेज B आ रहा है तो B का इमेज A वाला एलिमेंट भी सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम उस रिलेशन को क्या कह देते हैं कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब अगर मैं इस पे बात करती हूँ तो 1,1 तो इसका इनवर्स भी यही है, 2,2 इसका इनवर्स यही है, 3,3 इसका भी इनवर्स यही है, तो इसका मतलब ये भी कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। 1 इसका भी इमेज यही, इनवर्स इमेज, और इसका भी इनवर्स यही है, तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हमने सिमेट्रिक पढ़ लिया, इसको देखो 2,3 3,1, अब यहाँ 3,2 नहीं है प्रेजेंट, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ 1,3 3,1 है, यस 2,2 तो यही आएगा, इसका भी इनवर्स 3,2 और 2,3, तो यहाँ पर भी मिल गया हमें इनवर्स, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये रिलेशन भी कैसा हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक हो गया। तो हमने सिमेट्रिक भी पढ़ लिया। एक लास्ट हमारे पास रिलेशन बचा है ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको और समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे कुछ एग्जांपल्स पे। नेक्स्ट रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें क्या चेक करना होता है, जैसे रिफ्लेक्सिव में तो हम क्या चेक करते हैं, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके डबलेट्स होने चाहिए, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सबके डबलेट्स होने चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक में हम क्या चेक करते हैं कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए, मतलब इनवर्स होना चाहिए, हर एक पेयर का इनवर्स उसमें होना चाहिए। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें क्या चेक करना होता है कि अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी, क्या कि ए बी बी सी ये अगर आर में है, ए का इमेज है बी और बी का इमेज है सी, ये अगर रिलेशन में है तो ए सी यानी कि ए का इमेज सी ये भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। फिर से समझते हैं, ए कोमा बी बी कोमा सी ये दोनों अगर प्रेजेंट है तो मैं इसकी बात करूंगी, अगर ये इनमें से एक भी चीज प्रेजेंट नहीं है तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे और वो रिलेशन ऑटोमेटिकली ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है कि अगर ए कोमा बी बी कोमा सी आर में है तो कंपल्सरी है कि ए कोमा सी होना चाहिए। अगर ये आर में नहीं है, सिर्फ ये अकेला आर में है, तो मैं इसको चेक नहीं करूंगी। जब ये दोनों आर में प्रेजेंट है तब कंडीशन है कि ए सी भी आर में होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे। मैंने एक रिलेशन लिया 1 1 1 2 2 1, तो यहां मैं कह रही हूं कि 1 का इमेज 1 का इमेज 2, तो 1 का इमेज 2 इसमें होना चाहिए, ये रहा 1 का इमेज 2, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 1 का इमेज 2 2 का इमेज 1, तो यहाँ से 1 का इमेज 1 ये इसमें होना चाहिए, ठीक है ना भाई। ये तो ए का इमेज बी का इमेज सी, तो ए का इमेज सी है ना, ऐसा होना चाहिए। 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, तो ये वाला 1 इस 1 से रिलेट होना चाहिए और वो ये रहा 1 का 1 से रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा है, दिस इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें 1 का डबलेट तो है लेकिन 2 और 3 का डबलेट नहीं है, तो ये हमारे पास नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? डबलेट से कोई दिक्कत होती ही नहीं है, 1 का इमेज है 2 2 का इमेज है 1, मतलब इसका इनवर्स मिल गया हमको, तो ये सिमेट्रिक भी है, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। इन शॉर्ट हमें इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन के अंदर 3 ही चीजें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बस ये 3 चीजें अगर आपने समझ ली देन एक्सरसाइज डन। तो बड़े ध्यान से इस चीज को समझते हैं। सेकंड वाला देखते हैं, रिलेशन R2 1 1 डबलेट्स है, 2 का इमेज है 3
3 का इमेज है 1, तो 2 का इमेज 1 इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, 2 का इमेज 1 ये रहा, ठीक है। इसके बाद देखो 3 का इमेज है 1 और 1 का इमेज है 1, तो 3 का इमेज 1 होना चाहिए जो ये रहा। तो डबलेट्स अगर होते हैं तो डबलेट्स को ना सिमेट्री में प्रॉब्लम होती है, डबलेट्स को ना ही ट्रांजिटिविटी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें, अगर यहाँ से 2 का इमेज है 1, फिर 1 का इमेज 1, तो 2 का इमेज 1 ये रहा, 2 का इमेज 1। यहाँ से देखो 2 का इमेज 2, फिर से डबलेट्स आ गया, डबलेट्स आ गया, डबलेट्स को कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे इन्हें चेक करना था, इसको 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, तो 2 का इमेज 1 होना चाहिए जो प्रेजेंट है। बाकी डबलेट्स होने से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो अपने आप ट्रांजिटिव और सिमेट्री दोनों हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, ध्यान से देखो, इसमें 1 के भी डबलेट है, 2 के भी डबलेट है और 3 के भी डबलेट है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्री चेक करेंगे अगर हम, 2 का इमेज है 3, क्या इसमें 3 का इमेज 2 है, इसका इनवर्स है, इसमें 3 का इमेज 2 नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है बिल्कुल। अभी हमने चेक किया, 2 का इमेज 3, 3 का 1, तो 2 का 1 ये रहा, 2 का 1, दिस इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से हमें किसी भी रिलेशन पे ये तीनों रिलेशंस चेक करनी होती हैं कि ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। इसको अगर हम चेक करें तो 1 का इमेज है 3 और 2 का इमेज है 3, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जिससे कि मैं ये कह सकूं कि AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो 1 का इमेज है 3, तो 3 का कुछ इमेज होना चाहिए जो यहाँ है ही नहीं। 2 का इमेज है 3 का कुछ इमेज होना चाहिए जो यहाँ है ही नहीं। मतलब यहाँ ऐसा मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा जो इस कंडीशन को फेल कर रहा है। मतलब यहाँ A, B तो है, लेकिन B, C प्रेजेंट ही नहीं है। अगर B, C यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो मैं A, C चेक नहीं कर सकती। तो क्योंकि यहाँ पे 1 का इमेज 3, लेकिन 3 का कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं है, तो मैं 1 का किसके साथ इमेज चेक करूं? तो यहाँ मुझे ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो ट्रांजिटिविटी को फेल कर रहा हो। तो ये वाला जो रिलेशन होगा, दिस इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा क्योंकि इसमें ट्रांजिटिविटी फेल ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये ट्रांजिटिव होगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा नहीं है क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन ये फेल भी तो नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो सेटिस्फाई करे, लेकिन ये फेल भी तो नहीं हो रहा। प्रॉब्लम वहां होगी जब ये फेल होगा, लेकिन ये फेल नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं, R4 में क्या है, 3,2, मतलब 3 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, तो 3 का इमेज 3 इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 का इमेज 3 नहीं है। यहाँ मुझे जरूरत है चेक करने की क्योंकि यहाँ ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये होना चाहिए। तो 3 का इमेज है 2 और 2 का इमेज है 3, तो 3 का इमेज 3 इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये अब कंडीशन फेल हो रही है। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप कि आपको समझ में आया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक और चीज हम पढ़ रहे हैं, एक और डेफिनेशन, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन आती है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो रिलेशन जो तीनों हो, तीनों क्या क्या रिफ्लेक्सिव। A relation which is reflexive, symmetric, transitive, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, are called equivalence relation. A relation which is reflexive, symmetric, transitive is called equivalence relation. देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल करने से क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होंगे।
एग्जाम्पल है टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर, अ रिलेशन इन टी गिवन बाय, देखो क्या है क्वेश्चन में हमें ये गिवन है टी, टी इज द सेट, टी सेट में क्या है, टी सेट है, दिस इज टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, रिलेशन हमें गिवन है T1, T2, T1 is congruent to T2. Show that R is equivalence relation. This is the question. एक क्वेश्चन से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। हमें गिवन है टी सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सभी ट्राइंगल्स का सेट है टी। जैसे हमने जब एग्जांपल्स किए थे तो हमने एक सेट ए लिया था ए, तो वहां ए की जगह में क्या गिवन है, यहाँ टी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इसमें दुनिया की जितनी भी ट्राइंगल है ना, चाहे वो ट्राइंगल कैसी भी हो, सिमिलर ट्राइंगल्स हो, चाहे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, वो ट्राइंगल हमारी इस सेट के अंदर है, सारी ट्राइंगल्स है, ऑल ट्राइंगल्स। आर जो रिलेशन है वो क्या है, उसमें T1 T2 ये दोनों ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल का वो दोनों ट्राइंगल के हमने पेयर बना लिए जो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जो जो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है उनको उठा के हमने ऐसे पेयर बना लिए और इस रिलेशन में डाल दिए। अब इस R में कौन से पेयर्स हैं, वो पेयर्स हैं जो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात हो रही है R और टी में सभी ट्राइंगल्स की बात हो रही है, टी में सभी ट्राइंगल्स की बात हो रही है और आर में सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर को इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, जो सिमेट्रिक भी होता है और जो ट्रांजिटिव भी होता है। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन इक्विवेलेंस दिखाने के लिए सबसे पहली चीज हम क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम बताएंगे सबसे पहले कि जो आर होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कैसे, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अब हमें ये चीजें आनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के लिए उसका डबलेट्स उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि यहाँ हर एक एलिमेंट का मतलब है सभी ट्राइंगल्स की बात हो रही है कि हर एक ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि हर एक ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ऑब्वियसली हर ट्राइंगल अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होती ही है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, सिंस ऑल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, हर ट्राइंगल अपने खुद के क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। सो R is reflexive relation, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, T1, T1, ठीक है, और हर ट्राइंगल क्या होती है, खुद के कॉन्ग्रुएंट होती है ना। For all T1 belongs to set T, for all T1 belongs to set T। ठीक है, ये क्या रिलेशन है, ये रिलेशन भी कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर A, B सेट में है, मतलब पहले से एक चीज सेट में है, A, B सेट में है, तो B, A भी सेट रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि एक चीज पहले से रिलेशन में है, वो हमें पहले से लेनी पड़ेगी ना। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, लेट T1, T2 अगर रिलेशन में है, T1, T2 इस R में है, इसका मतलब क्या हुआ, T1, T2 अगर R में है तो दिस इंप्लाइज T1
T1 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के। अगर T1 कोमा T2 R में है, रिलेशन में है, तो T1 कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? T2 के। तो हमें ये चीज पता है कि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा ना। सो दिस implies T2 is also congruent to T1. So this implies T2 कोमा T1 belongs to R. अब T1 T2 R में है तो T2 T1 भी R में होगा. So R is symmetric. So R is symmetric. नेक्स्ट है थर्ड वाला, हमें प्रूव करना है यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन. तो ट्रांजिटिव रिलेशन को करते हैं. देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? पहले से दो पेयर होने चाहिए तब तीसरे की बात होती है. तो वो जो दो पेयर होने चाहिए वो हमें पहले से लेने पड़ेंगे. क्या हम ये ले रहे हैं? लेट T1 कोमा T2 कोमा T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R. मतलब ये दोनों जब R में होंगे तब हम इसको चेक करेंगे T1 T3 को. अब अगर T1 T2 R में है तो इसका मतलब T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, और T2 T3 अगर R में है तो इसका मतलब T2 भी कॉन्ग्रुएंट है T3 के. T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 भी तो T3 के कॉन्ग्रुएंट होंगी. तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, T1 T2 T3. तो दिस इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3. दिस इंप्लाइज क्या? कि T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R. सो R इज ट्रांजिटिव. R को हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, R को हमने सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया, R को हमने ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया. Hence relation R is an equivalence relation. Hence R is an equivalence relation. तो जो R होगा वो क्या हो जाएगा? equivalence relation हो जाएगा. So this is the example. इस तरह से हमें क्वेश्चंस डील करने हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे मूव करेंगे. एक एग्जांपल और देख लेते हैं. आफ्टर देन वी मूव एक्सरसाइज. एग्जांपल है, हमें एक रिलेशन गिवन है R 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3. इसको चेक करो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. इसे चेक करना है हमें. तो सबसे पहली चीज रिफ्लेक्सिव, और जो सेट ए हमें गिवन है ना, ए सेट, वो गिवन है 1, 2, 3. दिस इज सेट ए. ये रिलेशन ऑन दिस सेट ए, ये जो रिलेशन है ये इस सेट ए के ऊपर है. चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 2, 3 तीनों का डबलेट यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए. तो ये 1 का डबलेट, 2 का डबलेट और 3 का डबलेट. यस, इट इज रिफ्लेक्सिव. हम क्या करेंगे? R इज रिफ्लेक्सिव, कि R रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक चेक करते हैं. डबलेट्स में तो प्रॉब्लम ही नहीं होती है. 1 का इमेज 2 है तो 2 का इमेज 1 यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, R रिफ्लेक्सिव है. दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि 1, 2 तो R में है, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R. लेकिन 2, 1 इसका इनवर्स R में नहीं है. सो R is not symmetric. So R is not symmetric. तीसरी चीज, ट्रांजिटिव चेक करना चाहते हैं. ट्रांजिटिव में भी डबलेट्स में कोई दिक्कत नहीं होती. इनको चेक कर लेते हैं. 1 का इमेज है 2 और 2 का इमेज है 3. तो 1 का इमेज 3 यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? कि 1, 2 और 2, 3 दोनों R में हैं, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R.
लेकिन 1,3 r में नहीं है, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हाउ टू चेक। ठीक है, एक्सरसाइज में बिल्कुल हमें यही काम करना है, तो एक्सरसाइज पे हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे एक्सरसाइज 1.1 के साथ। ठीक है, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए एंड बाय।